भूकंप आ गया भाई, बड़े जोर का झटका तो लगा होगा बहुत लोगों को, और लग रहे हैं और लगातार लग रहे हैं। अक्टूबर से लेके इतने सारे झटके लग चुके हैं कि भाई अब और झटके बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, स्टॉक मार्केट जो है क्रैश पे क्रैश पे क्रैश, और आज बची कुची कसर भी पूरी कर दी। तकरीबन 2% निफ्टी और सेंसेक्स गिर गए। ब्लड बाथ लगा हुआ है, खूनो खून हुआ पड़ा है। और ये सब क्या हो रहा है? कोई 15% से ज़्यादा, तकरीबन 17-18% के आसपास मार्केटें सितंबर के बाद क्रैश हो चुकी हैं। क्या वजह है? तो आइए आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करना क्या है, आखिरी तक बने रहना। और मैं उसमें ये फालतू ज्ञान नहीं देने वाला कि बाय द डिप भैया खरीद लो, बहुत अच्छा मौका है, सस्ते मिल रहे हैं, ये सब बातें नहीं करूंगा। आपसे बातें करूंगा मैं प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने पिछले 40 साल में 1986 से लेके मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में थोड़ा थोड़ा, और SIP भी काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा हूँ, और 7 से ज़्यादा मैं इस तरीके के क्रैश देख चुका हूँ। तो आपको आज बताऊंगा कि इस माहौल में आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, और उस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड का जो पार्ट है वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे काम का है आपका। क्योंकि क्या हो रहा है ये तो सबको मालूम है, क्यों हो रहा है तकरीबन ये भी मालूम है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना चुके हैं। लेकिन करना क्या है ये कुछ नया है। यहाँ तक बने रहोगे एंड तक तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, और उसको आगे भी आप संभाल के रखना, काम में आने वाला है ये वीडियो। क्योंकि ये क्रैश हर 4 साल में एक बार आते ही आते हैं तकरीबन, अगर हिस्ट्री उठा के देखें। तो भैया आज की तारीख में इंडिया हो गया वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। हम सबसे नीचे आ गए हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग। 80% कंपनियां, जी हाँ 80% कंपनियां 20% से ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं। और अगर आज का क्रैश लगाएं तो 22% लगा लो। 20% कंपनियां, जी हाँ 50% से नीचे आ चुकी है। तो ये हाल हो रहा है मार्केट में। और जो सबके भैया डैडी हैं रिलायंस, वो 25% से नीचे डाउन है। जो तकरीबन स्टॉक मार्केट के एक तरीके से बिग डैडी हैं, चलाते हैं, देश की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल है उनका, 25% डाउन। तो तकरीबन 78 लाख करोड़, जी हाँ 78 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स का वेल्थ का सफाया हो चुका है सितंबर से लेके अभी तक। FIIs बेच रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं, जी हाँ कंपनीज के प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, और म्यूचुअल फंड पे भी रिडम्पशन आ रही है तो वो भी बेच रहे हैं। और जब सब बेच रहे हैं तो भाई मार्केट तो गिरेगी ही। अगर FIIs की बात करें तो जनवरी में बेचा 87 करोड़, फरवरी में बेचा 36,000 करोड़, तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो ये इसी साल में भाई लोग बेच चुके हैं। और अक्टूबर से दिसंबर तक 1 लाख करोड़ के आसपास बेच चुके हैं। तो आज का मिला के 2 लाख करोड़ से ऊपर का हिसाब किताब इन्होंने कर दिया हमारी मार्केट का। 29 साल का रिकॉर्ड टूटा है भाई। ये 29 साल का रिकॉर्ड क्या है कि लगातार 5 महीने से ज्यादा अगर मार्केट गिरी है तो 29 साल का रिकॉर्ड टूटा। और मैं आपको बता दूं कि पिछला रिकॉर्ड क्या क्या था, कब कब गिरी। सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 तक 8 महीने तक 31.4% गिरी थी। जुलाई 1996 से नवंबर 1996 तक 5 महीने 26% गिरी थी। अक्टूबर 1990 से जनवरी 1991 4 महीने 28.5% गिरी थी। मई 1998 से अगस्त 1998 4 महीने 26.4% गिरी थी। कोविड के टाइम में जून से सितंबर 2001 तक 21% गिरी थी। और अक्टूबर से लेके अभी तक फरवरी 2024 तक 15% प्लस आज का 2% लगा लो, 17% हो गया, इतनी गिरी है। तो इसने भाई 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आते भैया ये हो क्यों रहा है, क्या वजह है कि हमारा बाजार, इंडिया का बाजार वर्स्ट हो गया, 17% गिर गया और 78 लाख करोड़ से ज्यादा सफाई हो गई। तो ये जो अभी सितंबर से पहले तो भाई दिवाली मना रहे थे हम, आतिशबाजी चल रही थी कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, 1 लाख करोड़ तक सेंसेक्स जाएगा। वही एक्सपर्ट जिनको मैं कहता हूँ जो टीवी पे आते हैं ना
कि भैया ये हो रहा है, अभी बढ़ेगा, मार्केट बुल मार्केट है, बढ़ता रहेगा, बहुत अच्छा है, इंडिया की स्टोरी है, इंडिया शाइनिंग, बहुत ग्रोथ हो रही है इंडिया में, इंडिया खरीद लो, इंडिया खरीद लो। अब कहाँ गए वो लोग? तब तो नहीं बोला उन्होंने कि भैया अब बेचने का टाइम आ रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो। और अब सब बोल रहे हैं कि मार्केट भैया ओवर वैल्यूड थी। तो अब क्यों ध्यान आया ओवर वैल्यूड? सितंबर में क्यों नहीं ओवर वैल्यूड थी? तो जो इनको समझ में नहीं आया वो एफआईआईज को समझ में आ गया भाई। ये बड़े सियाने हैं, ये अपना पैसा वहां लगाते हैं जहां से इनको फायदा हो रहा है। तो जब इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई तो एफआईआईज ने बेचना शुरू कर दिया कि भैया यहाँ पे अब महंगा हो गया सौदा, चाइना सस्ता है, चलो वहाँ चलते हैं, नॉर्मल बात है यार, बिजनेस है उनका। तो उनको लगा इंडिया महंगा हो गया, चलो भैया चलते हैं, अब चाइना सस्ता है। तो उन्होंने बोला सेल इंडिया बाय चाइना। और चाइना तो एक अपने आप में आठवां आश्चर्य है भैया। अगर चाइना जाके देखो वो क्या कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि चाइना कर क्या रहा है, इंडिया से कितना आगे है। और इंडिया को अगर कुछ सीखना है तो चाइना से सीखना चाहिए, ताकि किसी पे हमारी वो डिपेंडेंस नहीं रहे, दुनिया हम पे डिपेंडेंट रहे, हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहे। लेकिन चलो आगे चलते हैं। एफआईआईज का तो सिंपल रीजन है कि भैया उनको यहाँ फायदा नहीं दिख रहा, रुपया गिर रहा है, उनका रिस्क बढ़ गया। अगर रुपया गिर रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है तो उनका नुकसान बढ़ जाएगा। तो वो निकल रहे हैं, बेच रहे हैं और भी बेचेंगे। लेकिन ये भी मैं आगे बताऊंगा कि कुछ कंपनियों में वो नहीं बेच रहे हैं। वो कौन सी है एंड में जो मैंने बताया ना कि क्या करेंगे या क्या करना चाहिए, उसमें मैं ये कवर करूंगा। तो भैया पहला रीजन ये कि एफआईआईज बेच रहे हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर का बेच दिया। तो जब इतनी बिकवाली आ रही है, ऊपर से प्रमोटर बेच रहे हैं, भैया प्रमोटर ने भी देखा वाह वाह इतना तो भाई कंपनी की वैल्यू सीधा कल जो 2000 करोड़ की थी 4000 करोड़ हो गई। तो उन्होंने भी अपना माल बेच दिया कि भैया इतना इतना बरसात हो रही बताशों की, तो लूट लो। उन्होंने भी लूट लिया। इधर डर के मारे म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन हो रही तो भैया उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि जब रिडम्पशन आती है तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है, उनको तो बेचना ही बेचना है। तो वो भी बेचने में आ गए। तो ये तीनों ने मिला के मार्केट का जो हाल हो रहा है वो बिकवाली की वजह से हो रहा। अब ये बेच रहे हैं क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है। अगर मार्केट अपनी एवरेज वैल्यूएशन से महंगी चल रही है, देखो एक बात समझना हमेशा, स्टॉक मार्केट है ना, बैरोमीटर है इकोनॉमी का, और हमेशा फॉलो करती है अर्निंग को। अगर कॉर्पोरेट अच्छा कर रहे हैं, अर्निंग अच्छी है, तो मार्केट अच्छा करेगी, उनका शेयर प्राइस अच्छा चलेगा। आपकी मान लो कंपनी हो, आप लिस्टेड हो, मैं तो एक बार अपनी कंपनी लिस्ट कर चुका हूँ 1995 में, अभी दूसरी की तैयारी कर रहा हूँ अगले 1-2 साल में लिस्ट करने की। तो मैं समझता हूँ कि जब आपका बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, तो मार्केट आपको इज्जत देती है, शेयर की डिमांड होती है, शेयर बढ़ता है। तो यहां पर यह हुआ कि मार्केट हो गई भैया ओवर वैल्यूड, जितने प्रॉफिट्स है उससे कहीं ज्यादा हो गए। और मार्केट का बिहेवियर है ये ना बड़ी सेंटिमेंटल चीज है। मार्केट जब बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है और बेहिसाब बढ़ती है, तब ये कोई हिसाब किताब नहीं रखती कि भैया कितनी रीजनेबल है, वह खरीदो 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 खरीदो। और जब हर आदमी बाजार में ये कहना लग जाए कि मैंने स्टॉक मार्केट में कमाया, अरे भाई लगाओ लगाओ, फोमो होता है यार, ये कमा रहा है मैं भी कमाऊं, वो टाइम थोड़ा ओवर वैल्यूएशन होती है, थोड़ा क्या बहुत ओवर वैल्यूएशन भी हो जाती है। और अब जब गिर रही है तो और ज्यादा गिरेगी, और ज्यादा गिरेगी, क्योंकि गिरती जा रही है और हिसाब से ज्यादा गिर रही है, जितनी गिरनी चाहिए उससे ज्यादा गिर रही है, हो सकता है और गिरे। सेंटीमेंट है ना, अब सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है तो नेगेटिव है। और बियर मार्केट में चली गई तो 2-3 साल भी निकल सकते हैं, नहीं तो 3-4 महीने तो कहीं नहीं गए। तो मार्केट क्या करेगी ये आप और हम समझ नहीं सकते, और ना आप समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा क्या कर रहा है इसके अंदर। तीसरी वजह है बैड कॉर्पोरेट रिजल्ट। अब जब कंपनियों की कमाई नहीं है, सेल्स नहीं है, तो मार्केट चलेगी कैसे भाई? तो इधर नतीजे खराब आने शुरू हो गए। सितंबर में कुछ अच्छे नहीं आए, जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई इकोनॉमी की, वीक इकोनॉमी भी हो गई, और उसके अलावा दिसंबर के भी नतीजे अच्छे नहीं आए। तो इन सब के चलते जब कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं है तो उनका शेयर प्राइस क्यों टिकेगा भाई? नॉर्मल सी बात है, कभी नहीं टिकेगा, ना टिकता है। तो यहां पर तीसरी वजह ये हुई। और चौथी वजह भैया हमारे जो ट्रम्प भैया है ना, ये तो गजब है। थोड़े बहुत शोमैन है, थोड़े बहुत शोशेबाज भी हैं भाई साहब ये। तो ये जब मूड आता है ट्विटर पे कुछ ना कुछ ट्वीट करते। पहली टर्म में भी इनका यही था, जब मूड आता था कुछ भी ट्वीट कर देते थे। तो ये दुनिया को हिला के रखते हैं जरा। और दूसरी चीज, बड़े शूट बिजनेसमैन है भाई ये। तो इन्होंने कहा मैं टैरिफ लगाऊंगा। यार तुम लोग हमसे तो बहुत फायदा उठा रहे हो, खूब माल बेच रहे हो। अभी भाई इंडिया का बात ले लो तो तकरीबन 68 बिलियन से ज्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट है वहां,
और हम इंपोर्ट उतना करते नहीं। तो उन्होंने भैया थोड़ी सी हल्की सी, मोदी जी अभी गए थे, उनको धमकी भी प्यार से दोस्ती वाली दे दी, मोदी भाई तुम तो मेरे दोस्त हो, तेल हमसे खरीदो, रशिया कहाँ जाते हो, तेल हमसे खरीदो, रशिया क्यों जाते हो भैया, और फाइटर जेट भी हमसे खरीदो, और साथ में जरा हमारी गाड़ियों को एक्सेस दो। तो आप देखते हैं कि टेस्ला इधर आ गई कि भाई टेस्ला अब इंडिया आ रही, अब तक नहीं आ रही थी और ड्यूटीज कम कर दी गई इमीडिएटली। तो उसकी वजह से ऑटो स्टॉक का देखो क्या हाल हो रहा है, अच्छी अच्छी कंपनियां, महिंद्रा जैसी कंपनियां गिर रही हैं। तो ये सब वजह हो रही हैं जिसमें ट्रम्प भैया का बहुत बड़ा रोल है, और ये कब क्या करेंगे इनको कुछ नहीं कह सकते। और ये बिजनेसमैन है, मैं अमेरिकन बिजनेसमैन को समझता हूँ भाई, 25 साल मैंने धंधा किया है, ये बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकी सोच में कोई मरता है तो मरे, अपना फायदा देखेंगे, इनके लिए ना दोस्ती ना यारी ना कोई इमोशन। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत कस्टमर से बाहर से काम करा है। सोच ऐसी है, कल्चर ऐसा है कि भैया अपना अपना फायदा देखो, दोनों में से अगर एक को मरना है तो तुम मरो, मैं क्यों मरूं। तो ये हाल है यहाँ पर। और ये भैया पॉलिटिशियन तो है नहीं, ये है बिजनेसमैन, ये बिजनेस समझते हैं। तो भैया तुम हमारी चीजें नहीं लोगे तो हम तुम्हारी नहीं लेंगे। और कल और हंगामा कर दिया कि बोले भैया चाइना पे ड्यूटी डबल कर रहा हूँ, टैरिफ 10% था 20 कर रहा हूँ, और साथ में मैक्सिको और कनाडा पे 4 मार्च से मैं चालू हो रहा हूँ, उनके ऊपर भी लगा रहा हूँ अब टैरिफ। अभी इंडिया की बारी नहीं आई, अभी तो खाली धमकी है, उसका डर बना हुआ है, लेकिन कब नंबर आएगा ये पता नहीं। और हमारी सरकार क्या करती है, कैसे रिएक्ट करेगी, मोदी साहब क्या करेंगे, किस तरीके से सिचुएशन को संभालेंगे, ये देखने वाली बात है। ये हमको अभी मालूम नहीं है, अब जब वो अच्छा संभालेंगे तो सिचुएशन संभल जाएगी, इंडिया पे गाज नहीं गिरेगी। और नहीं संभाला तो अभी तो भैया फिर और मुसीबत आने वाली है। टैरिफ लगे तो कुछ तरह के जो बिजनेसेस एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, आईटी हो गया, हालांकि आईटी को फायदा हो रहा है एक तरफ से डॉलर का, लेकिन दूसरी तरफ से H1B वीजा पे जो मुसीबत आ रही है उससे बहुत बड़ी इनकी वर्कफोर्स, इन्फोसिस TCS की USA में कंपनियों के लिए वहां रह के काम करती है, और उन वीजाज पे भी ट्रम्प साहब की नजर है। अभी आपने पढ़ा कि गोल्डन वीजा, उन्होंने बोला कि भैया गोल्डन वीजा $5 मिलियन में दूंगा। तो ये सब जरा हर जगह ये नजर रखे हुए हैं कि अमेरिका को कैसे ग्रेट बनाए हमेशा, जो इन्होंने बोला ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो ये जो उनका स्लोगन है उस पे ये लगे हुए हैं कि अमेरिका की अर्निंग, अमेरिका से करप्शन हटानी है, अमेरिका का फालतू खर्चा हटाना है। और उसके साथ जुड़ गए इनके भैया इलॉन मस्क, और इन्होंने मिलके और एक गजब ढा रखा है वहां पर। तो अब ये क्या करेंगे, इनको तो कोई रोक नहीं सकता भैया। तो ये और क्लियर होगा आने वाले टाइम में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, ये भी थोड़ा सा सेटल हो जाएगी कहानी। तो अब भैया आता करें क्या। तो मैं ये नहीं कहने वाला कि भाई बाय ऑन डिप जो सारे लोग कह रहे हैं, या माल सस्ता हो रहा है खरीद लो। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बात करूंगा, उसमें से कुछ सवाल पूछूंगा और आप कमेंट में जवाब देना। तो मेरा पहला सवाल ये है, अच्छा दूसरी चीज, जो टेक्निकल चार्ट है, जो वही टेक्निकल एनालिस्ट है, मुझे इससे बड़ा कोई धोखा नहीं लगता। अगर भैया चार्ट के हिसाब से मार्केट चलती ना तो ये सबसे ज्यादा अमीर होता है। तो टेक्निकल चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये तो भैया कोई बात नहीं होती है। मार्केट ने जो करना है करना है। अगर तुम्हारी सपोर्ट है 21,000 पे, तुम्हारी सपोर्ट है 18,000 पे, ट्रम्प भैया ने अगर कह ढा दिया या कॉर्पोरेट के रिजल्ट बहुत खराब हो गए तो चार्ट वार्ट कुछ ना कर पाएंगे। मार्केट अपने हिसाब से चलती रहेगी, लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के गोल्ड में जा सकता है, FD में जा सकता है, कहीं भी फिक्स रिटर्न बॉन्ड में जा सकता है, दूसरे मुल्कों में जा सकता है। ये तो एक नॉर्मल बिजनेस की चाल है, मार्केट की चाल है, ये अपने हिसाब से चलेगी। ट्रेडर भैया कोई नहीं बता सकता। मैंने बहुत लोगों को, खुद भी ट्रेडिंग का एक बार कोर्स करा था आज से 20 साल पहले, 5 लाख गवा के मैं तो बैठ गया। अब पिछले दिनों फिर कहीं दोस्त यार मिले भाई, 3 एक्सपर्ट मिले मुझे। एक बोले मैं ऑप्शन में ना तुम्हारा जितना म्यूचुअल फंड में पड़ा है उसमें ऊपर से मैं आप साल की 10-12% एक्स्ट्रा कमा दूंगा, पैसा वहीं रहने दो और बिल्कुल सेफ होगा, जीरो लॉस होगा तो मैं भरूंगा। 3 महीने किया, लॉस हो गया, उन्होंने भर के दिया। अच्छा एक और मित्र है कि भैया मैं कमोडिटी ट्रेडिंग करूंगा, आज तक नुकसान नहीं किया, लॉस होगा मैं भर के दूंगा। ठीक है भैया तुम भी कर लो, उनको भी घाटा हो गया, 2-3 महीने प्रॉफिट निकला, फिर घाटा हो गया, भर के दिया, कोई बात नहीं, मेरा नुकसान नहीं हुआ, चेन चांद थे, बहुत चेन चांद थे, भर के दिया। अब तीसरे आए भैया कैश पे करो ट्रेडिंग, मैं कहा ठीक है करूंगा। लॉस भरोगे, बोले नहीं भरेंगे। तो मैं कहा ठीक है भैया तो फिर निफ्टी के स्टॉक खरीदने हैं, ब्लू चिप निफ्टी 50 में, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। अगर गिर गया तो मैं रोक लूंगा पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है उसमें बड़ा रहेगा, जब कभी गिरा तो मैं एवरेज कर लूंगा। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, बैठा रहूंगा उसमें 5 साल 10 साल 20 साल चलता रहेगा, मुझे कोई नहीं घाटा बुक कर रहा। तो वो भी 2-3 महीने ठीक चला, बुल मार्केट जब तक थी, जहां सितंबर अक्टूबर आया
तो वो 10 लाख का पोर्टफोलियो तकरीबन रह गया भैया 7.5 लाख, 2.5 लाख तो सफा हो गए थे। अब आजकल में और हुए होंगे, मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा अपने स्टॉक्स को। तो भैया ट्रेडर तो कभी पैसे नहीं बनाएगा। तो स्टॉक मार्केट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नंबर 1। दूसरा, स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाओ जो आपकी सेविंग हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, अच्छी रिटर्न, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा कहीं भाई बनता नहीं है इक्विटी में जो रिटर्न आती है। और अगर एसआईपी में हो तो एसआईपी तो सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि वो आप एवरेज कर रहे हो। अगर आपने सितंबर से पहले आपकी एसआईपी चल रही है 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, तो आपको कुछ यूनिट महंगे में मिले, अब वो सस्ते में मिल रहा है, आप ऑटोमेटिक एवरेज हो रहे हो। और साल भर बियर मार्केट चली, 2 साल चली, तो ये टाइम में तो गोल्डन पीरियड है, आपको तो बहुत सारे यूनिट मिल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ इस टाइम में लमसम और लगाते चलो। तो मैंने तो बहुत सारा पैसा सितंबर से लेके लिक्विड फंड में डाल के रखा था कि मार्केट भैया ऊपर नीचे हो रही है, और मैं ये बेचना खरीदता मार्केट टाइम तो कोशिश करता नहीं हूँ, कि मुझे इतनी अकल नहीं है कि यार कब निकलना है या कब बनना है। तो मैं लिक्विड फंड में पैसा रख देता हूँ और उसको फिर एसटीपी करता जाता हूँ। अगर म्यूचुअल फंड में करता हूँ सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, भाई हर हफ्ते इतना पैसा बराबर करके डालते चलो, तो 3-4 महीने में पैसा खत्म हो जाता है एक लेवल के बाद। तो समझिए अप्रैल में मैं एसटीपी कर दूंगा कि भैया हफ्ते के हिसाब से, जैसे कंपनियों के नतीजे और ट्रम्प भाई जो कह रहे हैं उसको देख के, उसके बाद मैं एसटीपी में डाल दूंगा कि ठीक है, और गिरती रहे तो हर हफ्ते और लेते रहो, और साथ में एसआईपी चली रही है। तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, एसआईपी इन्वेस्टर, तुम तो भैया घबराइयो नहीं, और अगर पैसा और कुछ सरप्लस डाल सकते हो तो ये टाइम है डालने का, क्योंकि यहाँ से आपकी रिटर्न अच्छी होगी और एवरेज भी बढ़िया हो जाएगी, कभी नुकसान में नहीं रहेगा। तो एसआईपी माना 10 साल, 20 साल, 15 साल, उस हिसाब से चलो। अब आते हैं जी कुछ और सवाल, थोड़े कड़वे सवाल हैं, ध्यान से सुनना। मार्केट 17% डाउन है। क्या हमारा देश 17% डाउन है? मेरा तो नहीं डाउन भैया धंधा, मैं तो हर क्वार्टर में दुगना कर रहा हूँ। आज भी हर महीने मेरी टर्नओवर बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो देश तो चल रहा है जैसा चल रहा था, मुझे तो नहीं कहीं दिख रहा कि ऐसा डाउन है। तो क्या भारत 17% डाउन हो गया? इतना तो भाई कोई डाउन नहीं हुआ। दूसरी चीज, जब इतना बढ़ रहा था कि सितंबर से लेके बाद 4 साल की बात कर लो, चलो कोविड से लेके जो भागी मार्केट, रुकने का नाम नहीं लिया भैया। तो क्या इतना ज्यादा बढ़ गया था क्या हमारा धंधा, या भारत इतना ज्यादा बढ़ गया था? वो भी नहीं हुआ था। ये सब सवालों को ध्यान से सुनना, वहीं से आपको जवाब मिलेंगे कि मार्केट कैसे एक्सेस रिएक्ट करती है, कि बढ़ती है तो एक्सेस कैसे बढ़ती है, घटती है तो एक्सेस कैसे घटती है, और वहां पर आपके लिए कहां का अपॉर्चुनिटी है ये भी बताऊंगा। अगर आप इक्विटी खरीदते हो, डायरेक्ट इक्विटी खरीदते हो, मार्केट खरीद रहे हो या कंपनी खरीद रहे हो? बहुत गहरा सवाल है, ध्यान से सुनना। मार्केट खरीद रहे हो या कंपनी खरीद रहे हो? अगर कंपनी खरीद रहे हो और उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो भाई बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि वो कंपनी आपकी है, आप शेयर होल्डर हो। अगर मेरी कंपनी कोई 3 महीने मंदी आ जाए तो मैं कंपनी बेच दूंगा क्या? ना, मैं कोई नई स्ट्रेटजी बनाऊंगा भी कैसे इसको वापस स्पीड से बढ़ाऊं, कैसे भगाऊं। और हर बिजनेसमैन सोचता है, आप भी सोचते हो, हर कंपनी सोचती है, और कॉर्पोरेट भी सोचेंगे। अभी अप्रैल में आपके सामने आ जाएगा, ज़्यादा दूर क्या, 2 महीने बाद साल के नतीजे आ जाएंगे, और अगर बेहतर आए तो मार्केट फिर भागने लग जाएगी, और गाइडेंस भी आएगी कि आगे कैसा है। क्योंकि हर बिजनेसमैन, आज मैं अगर अपने महिंद्रा का एग्जांपल लूं, देखिए इलॉन मस्क आ रहे हैं, गिर रही है, लेकिन उसकी गाड़ी तो सस्ते में सस्ती 40 लाख की है, लेकिन मार्केट ने सेंटिमेंटली उनको भी गिरा दिया, लपेट लिया। भैया वो ऐसी एक स्मार्ट कंपनी है जो ईवी में सबसे पहले आई इंडिया में, और हमेशा जो मार्केट में चीज चलती है क्वालिटी के साथ महिंद्रा देती है। लेकिन घबराहट में वो भी घुस गया तो घुस गया भैया। लेकिन अगर आपका कंपनी में विश्वास है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इनका इलॉन मस्क। महिंद्रा और जो इंडिया की और कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी को चेंज करके जिस प्राइस पॉइंट पे इंडिया को माल बिकता है उस पर वो माल अपना बेचेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को ठीक ठाक करेंगे, और ये हर बिजनेसमैन का फर्ज है और करता है। तो ये अप्रैल में आपके सामने आ जाएगा। अप्रैल तक रुके रहो जरा, महीना भर तेल देखो, तेल की धार देखो। एक बहुत साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी अमेरिका में, कि किसान था और वो गया बैंक में पैसे वैसे निकालने, तो बैंक मैनेजर कहा भाई इतना पैसा क्यों निकाल रहे? बोला शेयर बाजार में लगाने। उसने कहा भाई शेयर मार्केट में खूनो खून हो पड़ा यार, तुम पागल हो, इस टाइम में लगाओगे स्टॉक मार्केट? कहा यही तो टाइम है, मैं तो कभी नुकसान ही नहीं किया। बोले तुम कैसे इंसान हो यार, कह रहे हो मैंने शेयर बाजार में नुकसान नहीं किया? बोला हाँ जी। बोले क्या करते हो? बोले देखो मैं किसान हूँ, एक टाइम होता है फसल उगाने का, एक टाइम होता है फसल काटने का। कब उगाना है कब काटना हमको मालूम है। ऐसे ही शेयर बाजार है, जब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ खून हो गया, जैसे आज तक हो रहा है, क्रैश हो गया,
ठग से आता हूँ, पैसा बैंक से निकालता हूँ, लगा देता हूँ और बैठ जाता हूँ आराम से। ब्लू चिप में लगाता हूँ, क्वालिटी में लगाता हूँ, कुछ घटिया टिप वेप पे चक्कर में पड़ता नहीं ट्रेडिंग के, फिर जाके आराम से बैठ जाता हूँ। साल 2 साल 3 साल 4 साल जब बड़ी बड़ी खबरें आनी शुरू होती हैं, आहा मार्केट ऑल टाइम हाई, बुल मार्केट आ गई जी, बड़ा कमाल हो रहा है, धमाल हो रहा है, स्टोरियां आने लग गई, उस टाइम चुपचाप आता हूँ, बेच के और बैंक में पैसा रख देता हूँ। और ये स्ट्रैटेजी से मैंने आज तक गवाया नहीं। देखिए कितना सिंपल है किसान का दिमाग कि फसल कब काटनी है और कब उगानी है, बस इसी को ध्यान कर लो। और यही पूरे स्टॉक मार्केट का ज्ञान छुपा है भाई। तुम बाकी कितने मर्जी एनालिस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, अच्छे स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक हमेशा एक लेवल से गिरेंगे, लेवल से उठेंगे ना, आपको बहुत एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न देंगे लेकिन अच्छी देंगे बैंक एफडी से कई बार। और इस टाइम में अगर लगाया तो भाई कुछ भी हो सकता है। कई स्टॉक 60-60, 70-70% ब्लू चिप भी गिर गए हैं, वो आपको 60-70% की भी रिटर्न दे सकते हैं अगले 1-2 साल में। तो ये भैया किसान की थ्योरी है। तो अब अगर आपने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो बने रहो। अब ये जो मेरे फेवरेट सेक्टर, और चेक कर लेना ये ज्यादा नहीं गिरे और इनको ट्रम्प भैया से या किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इकोनॉमी के हीरो हैं, हीरो अभी तक चल रहे हैं। ये पहला मेरा सेक्टर है हॉस्पिटल्स एंड फार्मा, हेल्थ केयर। अब देखिए हॉस्पिटल डिमांड और सप्लाई गैप है, इस मंदी में भी ज्यादा नहीं गिरे और अभी भी इतने ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, उनकी डिमांड बनी रहेगी, जल्दी रिकवर करेंगे तो ये सेफ है। टेलीकॉम भैया, मोबाइल, इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? हम क्या मोबाइल रोक देंगे करना कि बिल ज्यादा आ रहा है? हम कर रहे हैं और अब ये अपने चार्जेस भी बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे अभी अगले कुछ 2-4 हफ्ते में इनके चार्जेस बढ़ रहे हैं, माना प्रॉफिट बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, तो टेलीकॉम कहीं नहीं जाने वाला। हॉस्पिटैलिटी देख लो भैया, रेस्टोरेंट होटल कोविड से लेके जो भाग रहे हैं और कोई फर्क नहीं, वहां भी डिमांड सप्लाई गैप है। डिमांड है 11% और सप्लाई है 9%, वहां भी गैप है। तो हॉस्पिटल स्टॉक भी अच्छे चल रहे, तो थोड़ा रिसर्च करो। मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, मशीनरी अच्छा है, तो इन सेक्टर्स में अगर शिफ्ट कर सकते हो या नया पैसा लगाना है यहां पर लगाओ, क्योंकि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेफ है मार्केट और गिरती भी है तो ज्यादा गिरने वाले नहीं है। अब आते हैं कि भैया मार्केट महंगी हो गई, जो आखिरी सवाल, तो उसका भी डेटा मैं आपको बता दूं कि निफ्टी की जो 10 साल की एवरेज वैल्यूएशन है, एवरेज अच्छा बुरा मिला के, वो तकरीबन 18.45 है। पी जो होते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसके ऊपर डिसाइड करते हैं एफआईआई या दुनिया के महंगे हो या सस्ते हो, तो 10 साल का एवरेज है 18.45, 10 साल का एवरेज है 18.49 और अब कितना आ गया 18.45। तो हम 10 साल के एवरेज पे तकरीबन पहुंच चुके हैं। अब जो भी इसके बाद गिरेगा वो थोड़ा एक्सेस है, फालतू है, सेंटिमेंटल है, लेकिन अपनी वैल्यूएशन अब रीजनेबल आ चुकी है। ऐसे ही अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स 10 साल का एवरेज है 24.06, 24.06% और 1 साल का हमारा जो अभी करंट है वो भी 24.55 है, तो ये भी तकरीबन बराबर पहुंच चुका है। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो एवरेज 19.73% है और करंट तकरीबन हम 20% के आसपास है, 20.43, तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो अब यहां पर वैल्यूएशन वाली बात तो खत्म हो गई, अब रह गया खाली ट्रम्प भैया क्या करते हैं, कंपनियों के नतीजे क्या है, वो अप्रैल मई में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन पता लग जाएगी और उस हिसाब से आप अपनी कॉल ले सकते हो। अब सवाल ये आता है सरकार क्या कर रही है। तो देखो भाई, सरकार ने तो अपना काम थोड़ा बहुत कर दिया। अभी बजट में कोई 1 लाख करोड़ के आसपास सरकार ने हिट ले लिया, माना 12 लाख तक जो एग्जेम्पशन कर दी टैक्स की, उससे सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो 1 लाख करोड़ इकोनॉमी में आएगा और कंजम्पशन बढ़ेगी। अब एसी वेसी फिर वापस से चीजें गर्मियां आ रही हैं, ये वाले स्टॉक बढ़िया करेंगे, लोग ईएमआई पे चीजें लेंगे क्योंकि टैक्स बच रहा है, तो पैसा उनके पास ज्यादा आ गया थोड़ा। दूसरी चीज, रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम किया तो लिक्विडिटी और थोड़ी मार्केट में बढ़ गई। तो जो सरकार ने किया करना है, अब सरकार को खाली ट्रम्प भैया को झेलना है कि उसके साथ किस तरह का फैसला करते हैं कि उनकी गाज इंडिया पे ना गिरे, तो हम वहां से भी सेफ हो जाएंगे। अब बाकी रह गया कॉर्पोरेट के नतीजे, वो अभी अप्रैल में क्लियर हो जाएगा। एक और चीज है, जो हमारे DIIs हैं, हमारे म्यूचुअल फंड हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी 2 लाख करोड़ रुपया कैश लेके बैठे हैं। लेकिन वो कहाँ लगाएंगे? अब वो लगाएंगे ये वाले जो मैंने बताया, जिन सेक्टर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो बड़ी सिलेक्टिव बाइंग आएगी। आप देखेंगे कि अगले हफ्ते से या अप्रैल से बाइंग आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल वो भी वेट एंड वॉच है और तकरीबन 2 लाख करोड़ अपने DIIs पे भी कैश पड़ा हुआ है, जो इंतजार कर रहे हैं सही मौके का, सही वैल्यूएशन पे, वाजिब दामों पे माल खरीदेंगे।
और बाकी रह गया कॉर्पोरेट, तो भैया बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा कि आगे धंधा कैसे चलाना है, और थोड़ा टाइम लगेगा उनको, एकदम से तो होता नहीं है 2-3 महीने में, लेकिन स्ट्रेटजी क्लियर होने के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर वो साल की गाइडेंस देते हैं कि हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है और ये साल के टोटल नतीजे, और इस क्वार्टर में अगर हम कुछ संभल गए तो मार्केट संभलना शुरू हो जाएगी। तो इंतजार कीजिए अप्रैल तक, बहुत सारी चीजें अप्रैल एंड तक क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल बने रहिए, अपने पैसे संभाल के रखिए, अभी इन्वेस्ट करने की एकदम जरूरत नहीं है, करना है सेफ सेक्टर्स में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्लैरिटी आने तक मैं कहूँगा अप्रैल तक रुक जाइए। ये मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं खुद अपने 30-40 साल से जो अपने पैसे लगाता हूँ वही आपको समझाता हूँ यहाँ आके, और वही बातें करता हूँ। ना मैं ट्रेडर हूँ, ना मुझे कोई चार्ट्स आते हैं, मैं तो भैया अच्छी कंपनियों में जो मेरे फेवरेट सेक्टर हैं उनको स्टडी करके कि उन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, देश विदेश की जो भी खबरें हैं, इकॉनमी का क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको देख के मैं अपनी कॉल लेता रहता हूँ। तो भाइयों, कैसा लगा वीडियो, और अगर आपकी थोड़ी घबराहट कम करने में और सही पर्सपेक्टिव देने में कामयाब रहा हूं तो कमेंट में बताइए, और आगे किस तरह के वीडियो बनाएं, और कम से कम 5 लोग के साथ शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई फालतू ज्ञान नहीं है कि भैया बाय ऑन डिप और टेक्निकल इतना जा सकता है उतना जा सकता है। जो दिल की बात है, तजुर्बे की बात है, वही आपको बताइए। थैंक यू।